हाँ भाई, तो देखिए आज हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने आ रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, बहुत चीज़ें आपने सुनी होगी। मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक से सिंपल और छोटे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि बहुत जल्दी एक तो वो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आप इसमें डील कर पाओगे ना। बहुत आसान सा चैप्टर होता है अगर आप लॉजिकली एक बार समझ लो उसको तो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मेनली हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, किस तरह से उनके बीच में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। थर्ड हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। तो 3 पार्ट में उसको पढ़ना है, बड़ा ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है एक्चुअली कंपाउंड्स होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड क्या होता है? आपने 2-3 सॉल्ट लिए, KCl लिया, MgCl2 लिया, एक Na2SO4 लिया और उन सबको पानी में डाल दिया। जो सोल्यूशन बना उसको आपने क्या किया? कूल किया, क्रिस्टलाइज किया। तो क्रिस्टलाइज करने पर आपको सारे कंपाउंड्स एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर मिल जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, KCl.MgCl2.6H2O, तो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इनको एडिशन कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर एडिशन कंपाउंड्स को हम 2 और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होती है डबल सॉल्ट्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट एक फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के अंदर होते हैं। इस कंपाउंड का नाम होता है कार्नलाइट। क्या होता है? ऐसे एक और कंपाउंड होता है आपके पास, मोर्स सॉल्ट। नाम सुना है? फॉर्मूला जानते हो? कौन सा? SO4। ये होता है FeSO4.NH4(SO4)6H2O, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? डबल सॉल्ट्स हैं। क्या है? डबल सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? डबल सॉल्ट्स सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अगर आपने इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, सो दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली, ठीक। इन aqueous solution they dissociate into their ions, यानी पानी में डालते ही किसी में ब्रेक हो जाएगा, Fe2+, SO4 2- और NH4+। तो इसमें 3 ही तरह के आयन है, Fe2+ है, NH4+ है और सल्फेट है, बाकी तो वाटर है। तो डबल सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी तो अपने सारे आयन्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। और अगर आप इनके एक्वस सॉल्यूशन को टेस्ट करो तो ये अपने सारे आयन्स का टेस्ट देते हैं। क्या देते हैं? सारे आयन्स का टेस्ट देते हैं। तो ये दीज गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन इट या देम। तो इन सॉल्ट्स के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उन सभी आयंस का क्या देते हैं? ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। जो पास सेकंड कैटेगरी बनती है जिनको हमको डिटेल में पढ़ना है, उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्ट पानी के अंदर पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते हैं और ये अपने सभी आयंस का पॉजिटिव टेस्ट, सो दीज डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट्स ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन देम एंड may have different properties than the ions। तो जिनसे मिलकर ये बने हैं उनसे क्या कर सकते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी रख सकते हैं। जैसे आपको बताऊं, KCN और KCN की रिएक्शन आप करवा लो, लेट्स से मान लो FeCN से करवा, चलो FeCN3 से करते हैं। या फिर आप एक काम कर लो, FeCl3 के अंदर आप HCN गैस पास कर लो या KCN पास कर लो एक्सेस में, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड K4FeCN6, ठीक है। तो जो आपका KCN होता है, KCN
ये नेचर में कैसा होता है, पॉइजनस। कैसा होता है, पॉइजनस, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप इसकी बात करो तो ये कंपाउंड कैसा है, नॉन पॉइजनस। तो इसके अंदर भी साइनाइड है, इसके अंदर भी साइनाइड है। पॉइजनस क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cn माइनस आयंस। लेकिन ये नॉन पॉइजनस, जबकि इसके अंदर साइनाइड आयन है। ये नॉन पॉइजनस क्यों है, क्योंकि ये कभी भी पूरा ब्रेक होता ही नहीं। ये सिर्फ ब्रेक कितना होगा, ये ब्रेक और बनाएगा 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 माइनस। तो ये K प्लस का तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन ये Cn माइनस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, कई लोगों को लगता है कि जो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला पार्ट है वो कभी रिएक्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, जो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन इम्परफेक्ट क्या होता है, जो रिएक्ट कर जाता है। हर कॉम्प्लेक्स किसी एक रिएजेंट के रिस्पेक्ट में परफेक्ट हो सकता है और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, इम्परफेक्ट हो सकता है। उस केस में यहाँ के आयंस क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ठीक है ना, दिमाग से मिथ निकाल देना कि ये कभी भी आगे रिएक्ट नहीं कर सकता। कर सकता है, लेकिन ये अपने सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट कभी भी, बोलो बात समझ में आती है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बिटवीन अ डबल सॉल्ट और अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए अब अगर हम देख पा रहे हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट लेकर चलते हैं। एक है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट। इस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है। कौन होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा इज बॉन्डेड विद अदर मॉलिक्यूल्स, और ये तो आप जानते ही हो, इनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये नॉन आयनाइजेबल होता है, ये कभी भी आयनाइज नहीं होता है। इसके बाहर का जो पार्ट बनता है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। और ये पानी में डालने पर क्या होता है, ब्रेक होता है। तो आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है आपका, आयनाइजेबल होता है, जबकि ये कैसा होता है, नॉन आयनाइजेबल। अगर आप ध्यान से देखें, आयनाइजेशन स्फीयर में बेसिकली एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है भाई, कैटायन और आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। अब बताओ आयनिक बॉन्ड नेचर में कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। याद है, बॉन्डिंग में पढ़ाया था। और क्या होता है नॉन डायरेक्शन के अलावा, नॉन रिजिड। नॉन डायरेक्शनल होता है और कैसा होता है, नॉन रिजिड। जबकि यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और बताओ ये बॉन्ड्स नेचर में कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। इसीलिए आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा उसकी कुछ ना कुछ एक सर्टेन ज्योमेट्री होगी। वो टेट्राहेड्रल हो सकती है, वो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, वो ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। समझ पा रहे मेरी बात को। चलिए फिर हम सीखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो आप इस चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हो। सबसे पहला तो सेंट्रल मेटल एटम। तो आपने देख ही लिया है कि जनरली डी ब्लॉक मेटल्स सेंट्रल मेटलों की तरह काम करती है। क्यों, एक्ट एज CMA। ये याद रखना, कभी कोई डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि इनके क्या होते हैं, एक तो हाई, एक तो स्मॉल साइज होता है, एंड इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत हाई। लेकिन सबसे ऊपर जो मेन रीजन है, आप देखो ये जो साइनाइड है, इसने Fe के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए होंगे। 6 कोऑर्डिनेट बनाए तो उसने 12 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। वो 12 इलेक्ट्रॉन रखेगा कहाँ, तो रखने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। और वो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इन सबके पास प्रेजेंट होते हैं। सो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसीलिए जो आपकी डी ब्लॉक मेटल्स हैं वो जनरली क्या करती हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स की तरह काम करती हैं। कोई डाउट? चलिए बहुत ही बढ़िया। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्पीसी होती है उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स आपके पास वो स्पीसी होती है, स्पीसी विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल metal atom to form coordinate bond।
इसका मतलब जो लिगेंड्स हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट भी कौन सा होता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा, तो वो किसकी तरह काम करता है, एक लुईस बेस की तरह, लुईस बेस एंड CMA एज लुईस एसिड। तो अगर ये आपकी सेंट्रल मेटल एटम है M और ये है लिगेंड L, तो लिगेंड इसको अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब आपके पास टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, तो अलग अलग टाइप के आपके पास लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिगेंड्स को चार्ज के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं और मेनली हम उसको क्लासीफाई करते हैं उनके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। कौन सी सिटी, डेंटिसिटी। तो हम वही देखने जा रहे हैं, वहीं पे हम नेगेटिव पॉजिटिव को भी देख लेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन अ लिगेंड। तो लिगेंड में डोनर एटम्स होते हैं, उसके हिसाब से उसकी डेंटिसिटी को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला होता है मोनोडेंटेट। बोला मोनोडेंटेट क्या होंगे, जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होगा, ठीक है। अच्छा, इनकी नेमिंग जब हम करते हैं लिगेंड्स की, मैं आपको यहीं सिखा रहा हूं, अभी हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वहां पर भी काम में आएगा। तो नेमिंग करते टाइम क्या करते हैं, जो ई आता है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय ओ। ऑल्दो लोग बहुत अलग अलग रूल सिखाते हैं, मैं आपको सिंपल एक सिखा रहा हूँ, जहाँ जो उसके लिगेंड का नाम ई में एंड हो रहा है, जहाँ ई आया उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ओ में। इतना सा काम हम करते हैं। जैसे मान लो आपके पास है हाइड्रोक्साइड, तो लास्ट में क्या हुआ, ई, ओ कर दो हाइड्रोक्सीडो। क्लोराइड, ब्रोमाइड, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए, तो जितने भी आपके पास तरह के नेगेटिव आयंस हैं, जैसे मोनोट में देखो O2 माइनस, इसको हम क्या बोलते थे, ऑक्साइड, अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडो, ठीक। जैसे मान लो आपके पास है N3 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, नाइट्राइडो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। इस तरह मान लो आपके पास Cl माइनस है, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, क्लोरीडो। अगर मेरे पास Br माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमीडो। ऐसे Cn माइनस है तो साइनिडो। इसको ना पहले साइनो भी बोला करते थे, तो हो सकता है कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए, पर हम क्या यूज किया करेंगे, साइनिडो ही यूज किया करेंगे। अच्छा, ऐसे होता है Nc माइनस, ये क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइडो, ठीक। फिर देखो, ऐसे आपके पास आ गया, मान लो अजाइड ले लो, N3 माइनस है, बट उससे बेटर आप ये देखो SCN माइनस, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं, तो साइनेटो, ठीक है, बन जाएगा थायोसाइनेटो। ऐसे होता है NCS माइनस, ये क्या बन जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो। समझ पा रहे हैं। इस तरह पास लिगेंड होते हैं। और देखो NO2 माइनस, इनमें क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, तो वहीं पे देख लेंगे, चलो इन सबको, है ना। उसके अलावा आपके पास नॉर्मल मान लो CO3 2 माइनस हो गया, तो होता है कार्बोनेट, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो। समझ पा रहे हैं। फिर आपके पास आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। क्या आते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग हम एज इट इज करते हैं। जो कुछ है कि उनको हम स्पेशल नाम देते हैं, जैसे वाटर H2O, जिसको वाटर ने कर बोल के हम क्या बोलते हैं, एक्वा। जैसे NH3, ये होती है अमोनिया वैसे तो, पर इसका हम नाम देते हैं अमाइन। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डबल एम आएगा। जब भी आप ऐसे का नाम लिखोगे डबल एम आएगा। जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है 2015 या 16 में। उसमें दो ऑप्शन थे, एक में सिंगल एम था, बाकी पूरा नाम सेम था, एक में डबल एम था। तो आप ध्यान रखना, AM नहीं, ए डबल एम। अमाइन आपके पास ही होगा, तो ये NH3 है। उसके अलावा आप देखो आपके पास एक होता है PPH3 होल थ्राइस, जिसे हम बोलते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ठीक। उसके अलावा पास हो गया NO, N को हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल। उसके अलावा पास होता है इमीन, ये नहीं होता, हाँ CO। जो आपके पास क्या हो गया, कार्बोनिल। ऐसे आपका होता है पिरिडिल, से आप PY से डिनोट करते हो,
ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम है, यहाँ पर कार्बन डोनर एटम होता है, ठीक है ना, और वहाँ पर आपके पास फॉस्फोरस डोनर एटम। तो ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। इसके अलावा फिर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी आते हैं। पॉजिटिव चार्ज में आप देखो, जैसे एक तो हो गया NO+। जब हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं तो उसके आगे EM लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जैसे इसका नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रोसिल था ना, तो NO+ बन गया, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोसीलियम। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप NO को देखो तो ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया। अब इस नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो ये बन जाएगा NO+। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो डोनर एटम भी नाइट्रोजन है, उसका नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रोसीलियम। ऐसे हाइड्रोजन जानते हो, हाइड्रोजन NH2 NH2 हाइड्रोजन होती है वो, तो उसमें एक N पे प्लस आ जाए तो ये बन जाएगा NH3 + NH2, इसका नाम क्या बन जाएगा, हाइड्राजीनियम। क्या बन जाएगा, हाइड्राजीनियम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनकी नेमिंग कर सकते हो। कभी कभी O2 आ जाता है आपके पास, O2 को आप ऑक्सो लिख लेते हो सीधा सीधा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल आपके पास लिगेंड्स हैं जिनके पास एक डोनर एटम होता है, और उस एक डोनर एटम को यूज करके वो सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर मूव करते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर। ये हो गया कॉपी। चलिए फिर देखें, आपके पास सेकेंड कैटेगरी जो की होती है बाइडेंटेड लिगेंड्स की। तो वैसे तो इनकी स्ट्रक्चर रियरली पूछता है, बट स्टिल आपको थोड़े बहुत के स्ट्रक्चर्स तो पता होनी चाहिए, उनके बिना आप काम नहीं कर सकते। नाम से पता लग रहा है बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, जो विच यूजेस 2 डोनर एटम्स। एटम्स साइमल्टेनियसली टू बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। सॉरी, यूजेस 2 डोनर एटम्स, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ यूज किया करता है, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। तो सबसे पहला आपके पास इथाइलिन डायमाइन। इसे हम प्यार से EN बुलाते हैं। कुछ एक की स्ट्रक्चर आपको रटनी पड़ेगी, कुछ एक की आपको आती होगी, कुछ एक थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप कर सकते हो। इथाइलिन जानते हो, इथाइलिन, इथाइलिन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे इसमें डायमाइन जोड़ना है, तो डायमाइन जोड़ूंगा तो कार्बन का एक अनसैचुरेशन हटेगा, एक NH2 इधर और एक NH2 इधर, ये बन गया आपका इथाइलिन डायमाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम हैं जो कि डोनर की तरह काम कर रहे हैं, और ये दोनों सेंट्रल एटम के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और देखो दोनों साइड सेम है, तो ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे आपके होता है। अगला डाइपिरिडिल, इसको आप प्यार से डिपाई बुलाते हो, ये भी न्यूट्रल होता है। इसमें क्या होंगे, 2 पिरिडीन ग्रुप होंगे, तो ये डोनर, ये डोनर। बताओ ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल, सही है। इसके बाद आता है, नाम आपने सुना होगा ऑक्जेलेट, तो वैसे ऑक्जेलेटो बोलते हैं, C2O4 2-। तो यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन, ठीक, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O यहाँ सेंटीमीटर में आएगा। तो फिर से देखो ये किसी तरह काम करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह, और ये भी कैसा होगा आपके पास, सिमेट्रिकल। लेकिन ध्यान दें इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। तो जहां पर भी ऑक्सिलेट प्रेजेंट होगा वहां पर चार्ज क्या होगा, पास -2 प्रेजेंट होगा, ठीक। ऐसे पास अगला आता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेट होता है वैसे तो, पर ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो इसको हम GLY के नाम से भी जानते हैं। जिसमें क्या होता है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O।
इसमें दो अलग अलग डोनर एटम्स है, एक नाइट्रोजन डोनर एटम होता है और एक क्या होता है आपके पास ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। बताओ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है? तो ये आपके पास कैसा एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और इस पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है? दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे देखिए बस एक और होता है, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, प्यार से हम इसे बुलाते हैं DMG। तो इसमें क्या होता है, इसको ऐसे ले लो, OH, यहाँ होता है CH3NO-। ठीक है, आपको यहाँ लग सकता है कि ऑक्सीजन डोनर हो, बट यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं। अब बात यहाँ पे ये कि यहाँ OH और यहाँ O- है, तो सिमेट्रिकल होता है नहीं, तो देखने में तो आपको अनसिमेट्रिकल लगेगा, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इस कॉम्प्लेक्स को याद रखना, ये निकल के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसमें दो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो काम में आते हैं, लाइक दिस। क्या? ठीक है, अब देखो इसका जो OH ग्रुप था और इसका जो O- है, उनके बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे ही इस वाले का O- और इस वाले का जो OH होता है, उनके बीच में भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक रोजी रेड PPT बनता है। कौन सा बनता है? इसका कलर आप याद रखें, और इस रोजी रेड PPT में देखो आप, दिख रहा है आपको, इसलिए हम इसको एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड मान के चलते हैं। उस पर चार्ज कितना होता है? क्या? हाँ, ये काम में आते हैं कभी कभी, जब आप नेमिंग करोगे ना आगे, तो नेमिंग के टाइम पर क्या होता है, चार्ज आपके काम में आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो, बहुत ही इतना ही, यही काम में आ जाएंगे आपके, इनसे ज़्यादा वैसे ही काम में नहीं आएंगे। तो आप ये ध्यान रखें, और कोई काम का दिख जाए करवाई दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने लिखवाऊंगा उतने फिर याद भी तो रहने चाहिए आप लोगों को। तो आई थिंक इनमें अपना काम चल जाएगा। डिपाई करवाई दी मैंने आपको। ऑक्सीलेटर को ना OX सिंबल से भी डिनोट करते हैं कई बार। चलिए, इसके बाद देखें, ट्राइडेंटेड भी होता है, टेट्राडेंटेड भी होता है। तो ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड इतने काम के नहीं है, बट फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो ट्राइडेंटेड, इसमें आपको नाम रटने की जरूरत नहीं, आप बना सकते हो, क्योंकि ये डायमाइन से बनता है। सो ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, इसे मैं बताऊं, और डाईइथाइलिन ट्राई अमाइन, इसको हम डाइन के नाम से भी जानते हैं। तब देखो इसमें इथाइलिन कितने ग्रुप आ गए? 2, और अमाइन कितने हैं? 3। तो आप क्या करोगे, एक अमाइन ग्रुप लो, वैसे होता है NH2, इससे आप एक इथाइलिन जोड़ो इधर, तो देखो एक जोड़ते एक H कम हो गया, इधर एक और जोड़ दो, एक और H कम हो गया, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट हो रखा है अपना। फिर इससे एक NH2 जोड़ दो, और इससे भी एक NH2 जोड़ दो। अब आपके पास यहाँ पर कितने डोनर एटम है? 3 डोनर एटम है। ये एक साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान से अगर देखो इन सारे केसेस के अंदर, यहाँ देखो, अगर यहाँ सेंट्रल मेटाटम आ जाए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, यहाँ आ जाए तो 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गई क्या? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, वो बॉन्ड भी गिन गया। यहाँ देखो
कितना बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5। तो क्योंकि आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है 5 और 6 मेंबर रिंग्स क्या होती हैं, जनरली स्टेबल होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो इन्हीं के केस में क्या होगा, पास बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है तो फिर वो बाइडेंटेड की तरह काम नहीं कर, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो आपके स्कोप से बाहर है, मैं एग्जांपल भी दूंगा आगे। बट स्टिल अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है तो फिर वो बाइडेंटेड की तरह काम, क्योंकि उस रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन क्या होगा, बहुत ज़्यादा, फिर वो प्रेफर करेगा वो किसकी तरह काम करे, मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आप सब केसेस में देख सकते, यहाँ पे भी आप देखो जब ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ बनाएगा, कई बार आप विजुलाइज नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए बना के दिखा रहा हूँ। तो CH2 CH2 N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर NH2, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3 4 5, ये H रह गया। फिर अगली रिंग बनेगी इसके थ्रू, सही है। बताओ इसकी डेंसिटी कितनी थी, 3, इसने रिंग कितनी बनाई, 2, उसकी डेंसिटी कितनी थी, 2, तो रिंग कितनी बना रहा है, 1। बताओ नंबर ऑफ रिंग्स क्या होगी, डेंसिटी -1, जितनी डेंसिटी उसके हिसाब से कम। अब मेरे को 4 चाहिए डेंसिटी, ये भी एक फ्री बटा ना, ये इसकी जगह एक और NH2 बिठा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, नाम क्या बन जाएगा, डाई की जगह इस बार बन जाएगा ट्राई इथाइलिन और टेट्रा अमाइन, इसको हम प्यार से बोलेंगे ट्राइन। बना सकते हो ट्राइन, तो जरूरत नहीं बनाने की, जरूरत मतलब दिखाया तो मैं आपको, पूरा नहीं बना के, बस एक नाइट्रोजन पकड़ो, उस पर एक इथाइलिन डायमाइन, इधर से एक और इथाइलिन डायमाइन, और इधर से एक और इथाइलिन डायमाइन। कितनी रिंग बन जाएगी, 3, डेंसिटी 4 है ना, एक ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, फॉलो कर सकते हैं। इस तरह पास ये हो गया पास कौन सा, डेंसिटी 4 है, डेंसिटी 5 भी आएगी। एक आपको देखना है डेंसिटी 6 वाला, ये हो गया ना कॉपी, उड़ा दो ये। तो एक आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है, उसका नाम आप याद रख लेना, EDTA4-, क्या लिखते हैं उसको हम, EDTA4-। ये आपसे कभी कभी पूछता है, काम में आता रहता है, ये तो कॉमन है। इसकी नेमिंग और इसकी स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है, इसका नाम याद अगर आपको रह जाए, है याद किसी को, बोलो, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ये आम याद रख लो ना, तो आप इसके स्ट्रक्चर खुद बना सकते हो। मैंने आपको इथाइलिन बताया, बताओ इथाइलिन ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब उस पर डाइअमाइन, उस पर 2 अमाइन जोड़ दो, एक NH2 और एक NH2, और उस पर टेट्रा एसीटेट। अब ये कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, आ ही नहीं सकता टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ क्या होता है, जो अमाइन वाले ग्रुप हैं इसके H को हम रिप्लेस करते हैं। तो एसीटेट ग्रुप क्या होता है, वैसे तो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O-, पर वो CH3 का एक H हटा के उसको जोड़ेंगे, तो यहाँ से कनेक्ट होगा CH2 C डबल बॉन्ड O-, CH2 C डबल बॉन्ड O-, ऐसे इसके 2 H हटाओ, CH2 C डबल बॉन्ड O- एंड CH2 C डबल बॉन्ड O-। देखो ये डोनर एटम, ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, 6 डोनर है, तो हेक्साडेंटेड लिगेंड है, बताओ कितनी रिंग बनाएगा, 5। तो ये होता है आपका EDTA4-। चार्जेस का आप थोड़ा बहुत इनके ऊपर ध्यान रखना, कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, चलिए कॉपी करें। ये तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये हो डेंसिटी के हिसाब से। फिर अभी और भी टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं जिनको आपको देखना है, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले टाइप ऑफ लिगेंड पर, जिसे हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, तो देखते हैं क्या है, पहले बार इसको कॉपी कर दो। चलिए देखें, अगला जो टाइप है आपके पास, उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। हिंदी में इनको हम बहरूपीय लिगेंड्स बोल सकते हैं। बहरूपीय समझते हो आप, बस। तो इनके पास क्या होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं, पर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कोई एक फिक्स नहीं है कि एक ही यूज करे, जब इच्छा होगी उसके हिसाब से वो दूसरा डोनर एटम यूज कर सकता है। तो these ligands have 2 डोनर एटम्स, और साइट्स भी बोलते हैं।
but only uses one donor atom at a time। तो एक बार में वो एक ही डोनर एटम यूज करता है। देखो जैसे NO2 माइनस और ONO माइनस दोनों सेम ही मॉलिक्यूल हैं, पर एक जगह पर यहां पर नाइट्रोजन डोनर है और यहां पर ऑक्सीजन डोनर है। पहले इनके नाम हुआ करते थे दोनों के नाइट्राइटो, एक को बोलते थे नाइट्राइटो N, एक को बोलते थे नाइट्राइटो O, क्यों N से जुड़ रहा है वो नाइट्राइटो N, जो दोनों के नाम को अलग करने के लिए भाई बार बार N और O लगाना पड़ता है। अब इनका नाम इसको बोल दिया गया है नाइट्रो और इसको बोल देते हैं नाइट्राइटो। इनके नए नाम हैं लेकिन आपको पुराने भी पता होने चाहिए। इसको पहले क्या बोला जाता था? नाइट्राइटो N, इसको क्या बोला जाता था? नाइट्राइटो O। समझ पा रहे हैं? ऐसे देखिए आपके पास है SCN माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। और दूसरा क्या होता है? NCS माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका? आइसोथायोसाइनेटो। तो ये आपके एम्बिडेंट लिगेंड्स है। यहाँ पर डोनर एटम कौन होगा? सल्फर। यहाँ कौन होगा? नाइट्रोजन। ऐसे आपके पास हो गया CN माइनस, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनाइडो। और NC माइनस जो क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो। या कहीं कहीं आपको ये साइनो और आइसोसाइनो लिखा मिल सकता है, पर ये इनके करेक्ट नेम है साइनिडो और आइसोसाइनिडो। तो ये आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं जिनमें एक से 8 डोनर एटम होते हैं, पर वो दोनों को एक साथ यूज नहीं कर पाएगा। जो करेगा ना तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनेगी, जो क्या होती है? अनस्टेबल। ठीक है, इसलिए वैसे भी इनको यूज नहीं कर सकता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद बढ़ते हैं और आगे। इनको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। So a polydentate ligand may act as a flexidentate ligand and does not uses all of its available डोनर साइट्स। तो एक लिगेंड है जिसके पास एक से आइडेंटिसिटी है, पर वो सारी की सारी यूज करे वो उसके अगली की मर्जी है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कब करेगी और कब नहीं करेगी। जैसे आपने देखा EDTA 4 माइनस, ठीक है। तो आगे से देखा कि इसके पास बहुत सारी डोनर साइट्स होती हैं। एक N ये वाला, एक N ये वाला, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ऐसे ही CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब इतनी सारी डोनर साइट्स हैं, अब जरूर थोड़ा ना सारी एक साथ यूज करें। अब इसकी डेंसिटी pH पर डिपेंड करती है। सोल्यूशन जैसे जैसे एसिडिक होता जाएगा ये नेगेटिव चार्ज पे आके H चिपकता जाएगा और इसकी डोनरेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो 6 है तो 6 से 5 4 3 2 1 तक पहुंच सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप मीडियम की पीएच क्या करते जा रहे हो? कम करते जा रहे हो। तो इसकी पीएच, इसकी डेंसिटी मीडियम डिपेंडेंट है। अलग अलग मीडियम में ये अपनी अलग अलग डेंसिटी यूज करेगा और किसकी तरह काम करेगा? एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह, ठीक है। इसमें एक और छोटी चीज़ होती है, ध्यान रखने लायक नहीं, देखे पढ़े और भूल जाए, कि अ बाइडेंटेड लिगेंड which form 4-membered ring with CMA generally act as a flexi-dentate ligand. For example, जैसे मैं आपके सामने कार्बोनेट आयन का एग्जाम्पल लूँ, CO3 2 माइनस, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5 CO3 2 माइनस Cl। अभी ना आप आगे चल के सीखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, हमें आता है निकालना।
रिडॉक्स में सिखा देना आपको। तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट आएगा +3। देखो दिए ये न्यूट्रल है, -2 -1 -3 तो जाएगा 0 के आगे जाएगा है ना। तो +3 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है। तो अभी आप देख पा रहे हो 5 तो अमोनिया ने भर दिए। तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह है। अब इसी का मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, CO NH3 CO3Cl। फिर से देखो कोबाल्ट या +3 स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 6। अब यहाँ पर NH3 कितने, सिर्फ 4। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो जैसी बनेगी, CO के साथ 4 NH3 तो जुड़े हुए होंगे ऐसे लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, है ना। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखो मैं यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली। NH3 तो ले लो एक, ठीक है ना, इसको ऐसे करके ऐसे ले लो। अब ये जो आपका कार्बोनेट है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और O-, ऑल्दो ये 4 मेंबर रिंग बना रहा है, लेकिन अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का नेचर। तो कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड फ्लेक्सीडेंटेड की तरह काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट क्या है। कोई डाउट समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए बहुत ही बढ़िया, इसे भी कॉपी करें। फिर बढ़ते हैं अपने अगले और बड़े इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिगेंड की तरफ, जिन्हें हम बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? हाँ, चीलेटिंग भी बोलते हैं कुछ लोग। ये क्या होते हैं? ये वो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स विच फॉर्म अ क्लोज्ड रिंग, और वो भी कौन सी मेंबर्ड है ना, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर अलग से, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग विद सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड कौन से लिगेंड्स? कीलेटिंग लिगेंड्स। एक चीज, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कॉल्ड कीलेट and the phenomena is called chelation। तो कई लिगेंड्स सेंट्रल एटम के साथ क्लोज्ड 4 और 5 और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? कीलेशन। उन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? कीलेटिंग लिगेंड्स। और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कीलेट। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि 5-6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है, तो कीलेटिंग या कीलेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स को क्या करवाता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? तो अभी ध्यान रखना, कीलेट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल then normal complex of same matter। ठीक है, इस चीज़ को डिटेल में हम लोग और आगे चल के जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपेयर करेंगे CFT पढ़ने के बाद, वहां पर डिस्कस करेंगे। और अभी इतना बोल सकते हैं, कीलेट्स क्या होता है? जनरली नॉर्मल उसी मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाओ नॉर्मल, तो उससे क्या होता है? रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और एक ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट्स जो होती है, अगर 2 कंपाउंड्स कीलेट्स फॉर्म कर रहे हैं तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म। जितनी ज्यादा रिंग फॉर्म करेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट है, ये 5 रिंग फॉर्म करेगा तो ये हाईली स्टेबल बनाया है कॉम्प्लेक्स को। जैसे मान लो मेरे पास कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, एक तो है C2O4 और एक आपके पास है COEDT है माइनस, ये है 3-। देखो -6 आएगा, ऑक्सिलेट होता है, +3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? -4 ये +3 में आएंगे दोनों। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये अकेला ही कितने रिंग फॉर्म करेगा? 5, जबकि ये कितने रिंग फॉर्म करेगा? ये 6 रिंग फॉर्म करेगा, है ना। तो अभी तो इसकी जगह पे काम करते हैं, एक C2O4 लेते हैं या 2 C2O4 ले लो और साथ में 2 Cl2 ले लो और 3- लगा दो। तो आप देखो ये अकेला कितने रिंग फॉर्म कर रहा है? 5, तो ये इसको क्या करेगा? ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कीलेशन। बट अभी तो आपको पता होना चाहिए कि कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। तो कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? जो एक क्लोज्ड 5 या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करते हैं, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है। चलिए कॉपी करें इसको।
फिर बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं अगला टर्म, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट एक टर्म अपना जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे क्या होता है, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by central metal atom with ligands in a complex। तो एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब सब कुछ डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जैसे हमने डेंसिटी पढ़ी है, अगर आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड है तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाइडेंटेड कितने बनाएगा, एक साथ दो, तो एक बाइडेंटेड लेके दो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप ट्राइडेंटेड हो एक साथ 3 को, टेट्रा एक साथ 4 को, पेंटा है 5 को और हेक्सा है तो 6 को। तो उसी हिसाब से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लिखूं K4FeCN होल 6, बताओ यहाँ पर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। मैं आपसे बोलूँ PtCl4 2- या K2PtCl4 ले लो, तो कोऑर्डिनेशन प्रेडिक्ट में कितना है 4। मैं आसान लिखता हूँ, मान लो COC2O4 होल ट्वाइस Cl2 माइनस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 6, क्योंकि यहाँ पर ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड, तो बाइडेंटेड है तो 2 सेटिस्फाई करेगा अकेला, तो 4 इसकी वजह से और 2 क्या होगा इसकी वजह से। मान लो मैं आपसे बोल देता हूँ CO तो 3- आएगा। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 5, वेरी गुड, गलत है, 6 आएगा ना। EDT है, EDT पे 4- होता है, माइनस आ जाएगा, +3 आ जाएगा, तो कोबाल्ट +3 स्टेट में, और वैसे भी EDT कैसा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कभी कोई छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि डेंसिटी बताओ इनमें से, है ना, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी ऑफ 5 4 3 2 6, या कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो उसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। ध्यान रखना जितनी लिगेंड की डेंसिटी है वो उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कर सकते हैं, किसी को डाउट है इसके अंदर? चलिए बहुत ही बढ़िया। कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा ही आसान सा टर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिनते जाओ और कोऑर्डिनेशन नंबर बताते जाओ। चलिए वही पर ना, फिर नेमिंग करेंगे ना, तो वहाँ सब देखते हुए चलोगे, वहाँ पूछ लेंगे अपन सब चीज़ें, सबको यूज़ कर लेंगे। चौथी चीज़ आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन स्टेट आप लोगों को सबको निकालनी आती है, मैं रेडॉक्स में भी सिखा चुका हूँ। जैसे यहाँ मुझे ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है कोबाल्ट की, ऑक्जेलेट पे -2 चार्ज होता है, तो -2 × 2 -4 -2 -6, सबके ऑक्सीजन स्टेट का सम नेट चार्ज के बराबर होगा। सो x - 6 = -3, बताओ x के लिए कितनी आ जाएगी, +3। सही है, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालना आना चाहिए, हमेशा यूज़ करते हैं। बाकी अपन ना भी नेमिंग करेंगे तब और कर लेंगे, वहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए इन सब के बाद मैं आपको सिखाता हूँ एक और बड़ी काम की चीज़, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। प्यार से हम इसे क्या बुलाते हैं, EAN। किसी को फॉर्मूला याद है EAN का? नहीं, वो फॉर्मूला थोड़ी, EN कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स का। चलिए इसका फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को याद होता ही नहीं है, आपको तो बिल्कुल याद नहीं करना, भाड़ में आने दो। आप तो एक सिंपल चीज़ याद रखना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल हो तो वही किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी ध्यान रखना, एक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सारे आदान प्रदान समझते हो, एक्सचेंज, लेना देना सब करने के बाद उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन बच गए वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। क्या है, तो आप तो लेन देन देखो किस किस में हो रहा है, फॉर्मूला तो आप बनाओगे अभी। आप देखो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, K4FeCN होल 6, क्या आप मुझे यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? +2, सबको दिख रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो K4 है तो बैलेंसिंग में काम में आ रहा है, मेन आपके पास ये हो गया Fe। बताओ Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, तो 26 तो इसके पास थे,
बताओ ये कॉम्प्लेक्स बनाने में इस पे +2 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, तो 2 माइनस कर दो। क्या इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए? नहीं लिए, तो लिगेंड से क्या कर रहा है? भंगड़ा खेल रहा है। लिए ना, लिगेंड से कबड्डी थोड़ी खेल रहा है वो। लिगेंड से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बताओ इन लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1 ने 2, तो 6 ने कितने दिए? 12, तो 12 वापस आ गए। नेट हिसाब लगाओ, 36। ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया। क्या आ गया? चलो दोबारा खेलते हैं। CO NH3 होल ट्वाइस Cl2 चलो ये रख लेते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दो। बताओ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालो, +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और बताओ गेन कितने की है? 8। 2 × 2 4 इससे, और 4 इससे, कितने हो गए? 8। चलो एक और बार खेलते हैं। Cr C2O4 होल ट्वाइस Cl2 3-। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। ऑक्सीजन स्टेट +1। पक्का? पक्का? नहीं 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 नहीं, +3 होना चाहिए, होगा। डिप्लोमेटिक आंसर। सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए, लेकिन +3 होगा ना। ऑक्सिलरी पे कितना आता है? -2। -2 × 2 -4 × -6, तो कितना आनेगा? +3। तो 24 में 3 तो लूज कर दिए। अब बताओ गेन कितने की है? 8। वेरी गुड, आप गलत हैं। 12? 6 क्यों? मुझ पे मत जाओ, मैं तो आपको हमेशा कंफ्यूज करूंगा। अपने कंसेप्ट्स के ऊपर काम करो। इसका मतलब या तो आप समझ ही नहीं रहे हो। 12 होंगे? क्यों? हाँ वेरी गुड, ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना। तो अगर ये बाइडेंटेड है तो अकेला कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2, तो अकेला 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो आप तो कोऑर्डिनेशन नंबर गिनो, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक बना रहा है 2, 2 बनाएंगे 4, और 2 और ये बनाएंगे 6, तो 6 × 2 आ गया। कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है क्या? क्या? सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर माइनस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ले बन गया फॉर्मूला। याद रहे तो बढ़िया, और नहीं याद रहे तो और भी बढ़िया। आपको तो नेट लेना देना देखना है, हिसाब है, बनिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कितना आया कितना गया उसका नेट देख लो, जो उसके पास बचेगा वही क्या होगा? उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। बोलो बात समझ में आती है? चलिए अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्यों निकालते हैं उस चीज़ का रीज़न देखते हैं, क्या काम में आएगा अपने। यहाँ पर एक रूल होता है, ऑल्दो वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ एक जगह आपके काम में आता है। इसको हम बोलते हैं सिडविक्स EAN रूल। तो सिडविक भाई साहब ने हमसे क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर आपके पास दो एक ही मेटल के दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, अरेंजमेंट है उनका, तो जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर द कॉम्प्लेक्स हैविंग EAN इक्वल टू the nearest noble gas is relatively more stable। ठीक है, तो नियरेस्ट नोबल गैस के पास जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। ये होता है सिडविक का EAN रूल। जैसे आपने देखा अभी अभी K4Fe CN होल 6, आप देखा इसका नंबर 26 है। आयरन यहाँ +2 स्टेट में है, इसका आप EN निकालो। 26 - 2 + 2 × 6 12, कितना रहता है? 36। और वहीं आपके पास है K3FeCN होल 6, यहाँ निकालो EN
तो कितना होगा 26 माइनस 3 प्लस 12, ये आएगा 35 आएगा। तो देखो ये EN रूल को फॉलो कर रहा है, ये इन रूल को फॉलो, इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा, इसकी क्या होगी कम, अकॉर्डिंग टू EN रूल। ठीक है, एक्चुअली तो इसकी ज़्यादा होती है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। बट अभी हम देखें तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये कहता है कि जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपने नियरेस्ट नोबल गैस के पास आएगा उसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी आप कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इससे हम बाद में बात करेंगे। बोला आपको EN रूल समझ में आ रहा है? अब इस EN रूल से क्या कर सकते हो, आप कुछ एक चीज़ों के बारे में आइडिया लगा सकते हो। ये बहुत काम का एप्लीकेशन है, कभी नहीं पूछा गया, आपसे पूछ सकते हैं, इसका ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, इसको आप EN रूल से यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं MnCO होल 6 प्लस, ठीक है, इसका EN निकालो। MnCO सिक्स लिख दिया, सॉरी मैंने, MnCO होल 5, ठीक है। फोर्टी फाइव तो गलत आ गया, हाँ बताओ इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, 0, ये ना कार्बन मोनोऑक्साइड है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, Mn आ गया 0 में, तो एटॉमिक नंबर होता है 25 माइनस 0 प्लस 2 इंटू क्वांटिटी में कितना है 5, तो कितना आ गया 35। अगर इस बेचारे को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 36 पे पहुंच जाएगा। तो इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, और ये क्या बना लेगा MnCO होल 6 माइनस, और अब इसका EAN कितना हो जाएगा 36। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बताओ इटसेल्फ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो खुद क्या हो गया, रिड्यूस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है कुछ ये, मान लो MnCO होल 5 माइनस, आपके पास है MnCO होल 6, ठीक है, निकालो EN, तो कितना आएगा 25 प्लस 12 37 है। तो अब ये क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा MnCO होल 6 प्लस, इसकी टेंडेंसी क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो बताओ इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज, तो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, 36 पे पहुंचा। तो बहुत सिंपल है, जिसका EN अपनी अगली नोबल गैस से छोटा आ रहा है, एक कम, वो इलेक्ट्रॉन लेकर वहां जाना चाहेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर उसका एक ज्यादा आ रहा है तो उसको लूज करके वो कहां पे आना चाहेगा, कम पे। चलो कॉपी करो, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। लिखे एक छोटा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो EAN रूल। तो पास ऑप्शन है, फर्स्ट PD NH3 होल 6 Cl4, सेकेंड Cr NH3 होल 5 Cl SO4, थर्ड है आपके पास CO EN होल थ्राइस Cl3, एंड फोर्थ है MnCO होल ट्वाइस NO होल ट्वाइस। हाँ भाई
देखें कौन कौन इसमें एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं ना, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया था इसलिए। तो PDNH3 होल 6 Cl4 है, CrNH3 होल 5। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर निकालो 46। तो 46 की अगली नोबल गैस कितने पे आती है? 54 पे। कितने पे आती है? 54 पे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सबके लिए कहाँ पर आएगी? 36 पर, ठीक है ना। चलो तो एटॉमिक नंबर निकालो, से कितना होता है? 46 प्लस 4 में दिख रहा है, सो -4 प्लस 12 कितना आ रहा है? 54। तो ये फॉलो कर रहा है। Cr यहाँ कौन सी स्टेट में है? +3। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 -3 प्लस 12 कितना आ रहा है? 33। नहीं कर रहा। En न्यूट्रल होता है, Cl3 के पे आएगा +3। तो एटॉमिक नंबर 27 -3 गए प्लस 12 आ गए 35। नहीं 27 -3 24 12 36 फॉलो कर रहा है। ये कि नो? Mn न्यूट्रल NO। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये NO NO+ हो सकता है, या फिर सिंपल न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये NO+ हो गया तो Mn के ऊपर चार्ज आएगा -2। तो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, पर -2 स्टेट ये जनरली ऐसे कॉम्प्लेक्स में शो नहीं करता। तो अब आप देखो यहाँ पे हमको दोनों को न्यूट्रल मान के चलना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 -0 प्लस 8, 2 इससे 2 इससे कितना आ गया? 33। फॉलो नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं? कर सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से आप EN रूल को फॉलो कर सकते हो। EN रूल से आप कभी कभी डाइमर फॉर्म करने की टेंडेंसी भी बता सकते हो। क्या? 2 इससे तो 2 2 4, 2 इससे 2 2 4, कोऑर्डिनेशन में 4 हो गया ना। देखो जैसे कॉम्प्लेक्स है MnCO होल 5, इसमें आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। तो देखो न्यूट्रल है 25 और 10 35 आएगा। कितना होना चाहिए? 36। तो ये क्या करेगा? अपने ही एक और मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइजेशन कर लेगा। तो देखो CO ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएंगे। एक के पास 5 थे तो ये 5 तो बन गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ। ऐसे 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर भी बनेंगे। हो गया। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ध्यान से देखो। ये कोऑर्डिनेट 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 कोऑर्डिनेट, ये नॉर्मल बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड बनता है इनके बीच में। ये कौन सा बॉन्ड बनता है? दोनों के डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। अब यहाँ शेयरिंग है तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? ये वैलेंस शेल में काउंट होगा पूरा पूरा। तो आप देखो Mn के पास कितने हो गए? 25 10 35 और एक यहाँ से आ गया कितना? 36। इस Mn के पास भी कितने हो गए? 25 10 35 और एक यहाँ से आ गया कितने हो गए? 36। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप डाइमराइजेशन की टेंडेंसी से भी क्या कर सकते हो, मतलब अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 1 से कम आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? जनरली डाइमर फॉर्म करेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा। लिखो फॉलोइंग सिडविक्स EAN rule, the correct formula of CO2 CO whole X will be। ऑप्शंस हैं आपके पास CO2 CO whole 4, second CO2 CO whole thrice, third is CO2 CO whole 8 and fourth is CO2 CO whole 10। चलिए ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलो देखो ये मुझे ही बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, आप नहीं कर पाओगे अभी। इसमें ध्यान से देखना, ये तो आपको दिख रहा है कि इस तरह का डाइमर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो डाइमर ये तो पक्का है कि CO CO के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो तो इस बॉन्ड से आ जाएगा, ठीक है। और बाकी CO जितने भी जुड़े हुए होंगे जो X है वो बांट देंगे इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं
कोबाल्ट सिर्फ कोबाल्ट होता तो 36 आना चाहिए था, 2 कोबाल्ट तो कहाँ पहुँच जाएगा 72, ठीक है। तो या तो आप 72 से काउंट कर लो, ठीक है। 72 में आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा काउंट करने पड़ेंगे भाई, जो बीच में जो ब्रिजिंग बॉन्ड बनेगा दोनों जब कनेक्ट होंगे साथ में जब तो डाइमर बनेगा। तो या तो ऐसा कर लो 72 विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, 2 कोबाल्ट कितना हो गया 27 इंटू 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक बॉन्ड की वजह से, है ना, मेटल मेटल बॉन्ड बोल लो चाहो तो इसको, और प्लस 2x, x है ना, x की वजह से कितने आएंगे, 2, हर एक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो कितना हो गया देखो 54 प्लस 2 56, उसको ले जाओ 56 16 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2x। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो वैसे बहुत रेयर चांसेस है, तो किस्मत ही फूटी हो तो आपसे पूछ ले, एडवांस में ही शायद पूछा है, ब्रिजिंग है नहीं आपके सिलेबस में, बट चलो अपन ने येन का रूल का यूज सीख लिया है, तो आप तो यहाँ तक कन्फाइन रहें, इन चीज़ों में आपसे येन रूल लगा सकता है। तो येन रूल के हिसाब से कुछ पूछ ले तो आपको देखना है कि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट कहाँ आना चाहिए, नोबल गैस के बराबर आना चाहिए। कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं नोमेनक्लेचर। तो देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कभी कभी नोमेनक्लेचर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो नोमेनक्लेचर करते टाइम आपको कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है ना, बहुत आसान है। सबसे पहला, अच्छा मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस के टाइप बता दूं, मेरे पास अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है ये K4FeCN6, इसमें जो कैटायन है ना वो सिंपल है, इसको हम बोलते हैं सिंपल कैटायन, एंड इसका जो अनायन है वो है कॉम्प्लेक्स K प्लस और FeCN6 4 माइनस, समझ में आता है। दूसरा बस बनता है कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स, इसमें ये कैटायन है +2 चार्ज, ये है अनायन -2 चार्ज। तो यहाँ पर क्या है, कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, सही है। और फिर एक लास्ट आप बचता है इसमें, जैसे ये PtNH3 एंड PtCl4। तो यहाँ पे कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। तो 3 तरह के तो पहले बात आपके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो चाहे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कैटायन कॉम्प्लेक्स हो, चाहे एनायन कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, नेमिंग करते टाइम कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप पहले कैटायन का नाम लिखोगे, उसके बाद में, जैसा आप बचपन से करते हैं, बताओ NaCl का नाम क्या होता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या कभी आपने इसको क्लोराइड सोडियम बोला है? चुप रहे ना, तुझे कौन बोल रहा है? तो अपन ने कभी इसको क्लोराइड सोडियम नहीं बोला, क्यों? क्योंकि पहले कैटायन का नाम लिखते हैं फिर एनायन का। तो ऐसे हम पहले कैटायन का नाम लिखेंगे बाद में एनायन का। तो अगर सिंपल कैटायन है तो उसका नाम सिंपल ही आता है। जैसे यहाँ कौन है कैटायन, सिर्फ उसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे? सही है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स करते हैं। तो देखें नेमिंग ऑफ लिगेंड्स is done in alphabetical order। ठीक, जैसे यहाँ ये अमाइन और ये है क्लोरिडो, ए और सी में पहले कौन आता है, ए, तो पहले अमाइन का नाम लिखा जाएगा फिर क्लोरिडो का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड है तो आपको ई को किससे रिप्लेस करना है, ओ से। सिखाया था मैंने आपको नाम लिखते टाइम। न्यूट्रल का नाम एज इट इज और कैटायनिक का नाम क्या लिख देंगे, ईएम, ठीक है ना। और एक चीज़ वो देख लेना, हमने शायद O2 का ऑक्सो लिख दिया था, है ना, O2 को डाइऑक्सीजन लिखते हैं, वो चेंज कर लेना थोड़ा सा, जब याद आए एकदम से कि हमने O2 को ऑक्सो लिख दिया था, O2 को हम सिर्फ डाइऑक्सीजन बोला करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे N2 है तो उसको क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो फिर लास्ट में क्या होता है, if anion is complex
ठीक है, तो उसको हम एक सफिक्स देते हैं 8। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, फिर अभी नेमिंग करेंगे ना, उससे आपको क्लियर होता जाएगा। और अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो उसको कोई नाम नहीं देते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हो तो उसका नाम लास्ट में आयन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आयन, है ना। तो वो आप रूल्स अभी देखते जाओगे। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स में इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, one type of ligands are present, then use di, tri, tetra etc. एक दूसरा रूल याद है आप लोगों को? if the ligand already contain di, tri, then use बिस, ट्रेस, टेट्राकेस, पेंटाकेस, हेक्साकेस, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो बिस, ट्रेस, टेट्राकेस, इसमें ऑक्सिलेट के लिए भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ऑल्दो ऑक्सिलेट के नाम में कहीं बाई डाई नहीं आता, लेकिन ऑक्सिलेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बिस, ट्रेस, टेट्राकेस यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं? सिंपल कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करते हैं। जैसे देखो, पहला शुरू करते हैं, मेरे पास है K4FeCN6, मुझे इसकी नेमिंग करनी है। तो पहले कैटायन, बाद में एनायन। सिंपल कैटायन है तो पहले क्या नाम लिखा जाएगा? पोटेशियम। नेमिंग करते टाइम हम इनके बीच में स्पेस नहीं देते हैं। अच्छा, एक चीज मैं लिखना भूल गया, बता देता हूँ। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट को रोमन न्यूमेरल्स में ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो अपन देखते टाइम लिख लेंगे पोटेशियम। अब देखो, ये आ गया कॉम्प्लेक्स एनायन। तो कितने हैं? साइनाइड है, कितने हैं? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनिडो। देखो, कॉम्प्लेक्स एनायन है ना, तो जब कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो सफिक्स क्या आता है? 8। क्या आता है? 8। तो इसको हम बोलेंगे फेरेट। सही है, आयरन का फेरस। और ऑक्सीजन स्टेट निकालो तो आएगा +2 तो सेकंड। हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। कोई डाउट? चलिए अगला ये वाला कंपाउंड CONH3 5Cl बताओ यहाँ कौन है? कैटायन कॉम्प्लेक्स है। एनायन सिंपल है, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? कैटायन का। लिखो 5 अमाइन 1 क्लोरीन, अमाइन क्लोरो C, ए पहले आएगा तो क्या लिखा जाएगा? पेंटा अमाइन। यहाँ ध्यान दें, प्रीफिक्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखते हैं, लिगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। सो पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd सल्फेट। खत्म। ठीक है, इसकी नेमिंग करता मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो एक बार अभी रूल्स कॉपी कर लो, फिर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उनकी नेमिंग करते हुए चलते हैं और सीखते हैं कि कितनी आसानी से हम नेमिंग कर सकते हैं। फिर हम नेमिंग से कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड का नाम भी लिखना सीखेंगे, मतलब फॉर्मूला लिखना सीखेंगे ना। दोनों ही पार्ट सीखते हैं। इसको कॉपी करो आप पहले एक बार। चलिए देखें, कुछ कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूँ, आपको उनकी नेमिंग करनी है, फिर जो केसेस आते जाएंगे हम इन्हीं में कवर कर लेंगे। K3FeCN6 आपके पास है,
CH2 कहाँ? EN। चलिए इन्हीं की नेमिंग कर लें, बहुत है। चलिए करें नेमिंग। देखो इसका नाम, तो यहाँ पे देखो एनायन कैटायन कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल है, तो पहला नाम तो जाएगा पोटेशियम, फिर हेक्सा साइनिडो फेरेट 3, सही है। अगला ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्टेट, नहीं कोबाल्ट 3, बस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये न्यूट्रल में कोई सफिक्स वफिक्स नहीं लगेगा। अगला हेक्सा फ्लोरिडो फेरेट 3, भाई ये कौन है? क्लोरिडो C, इथाइलिन डायमाइन E, नाइट्राइटो N, तो सबसे पहले कौन आएगा? C, तो क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। फिर इथाइलिन डायमाइन के दो हैं तो उसमें पहले डाई आ गया, तो बिस इथाइलिन डाइअमाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 नहीं, हाँ 2, सही है 2 है ना। तो क्या हो गया? क्लोरिडो बिस, इसमें डैश लगाते हैं कई बार, अंदर लिखेंगे इथाइलिन डाइअमाइन ब्रैकेट में, फिर नाइट्राइटो कोबाल्ट 2, सही ना। इसका बताओ, डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 2 सल्फ कोबाल्ट +2, हाँ कोबाल्ट 4 सल्फेट। देखो -2 0 -2 टोटल आ गया -4, तो जगह बनेगा +4। हाँ भाई ऑक्सीजन स्टेट बताओ कॉपर की, +2। नाम बताओ, टेट्रा एक्वा क्लोरिडो कॉपर 2 क्लोराइड, एनायन है ना। कौन सा वाला? ये क्या है? डाई क्लोरिडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 4 सल्फेट, लिख लेंगे। किसके ना? इसमें इधर क्लोराइड, Cl- है ना सिर्फ, तो क्लोराइड। समझ में आ रहा है? बताओ। अमाइन का A, क्लोराइडो का C, इथाइलिन का E और NO2 नाइट्रो का N, तो A सबसे पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे? डाई अमाइन, फिर आएगा क्लोरिडो, फिर क्या आएगा? बिस इथाइलिन डाइअमाइन नाइट्रो प्लेटिनम 2 1 3। पीटी थर्ड पे कैसे आ गया? पीटी लाहौल बिला कुव्वत। चलो तो जो दिया उसका मान लो, ठीक है ना। थर्ड लिख लेते हैं अभी तो। सो पीटी थर्ड क्या बन जाएगा? क्लोराइड। समझ पा रहे हैं? जनरली पीटी ना +2 +4 ही शो करता है, इसलिए। इसका बताओ, पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम हो जाएगा कार्बोनिल साइनो, नहीं कार्बोनिल में बिस क्यों लिखेंगे? लिखा ना बिस, ये रहा। अरे सॉरी बिस गलत लिख दिया, हाँ इथाइलिन डाइअमाइन आएगा सिर्फ, सॉरी इथाइलिन डाइअमाइन। हाँ भाई अब देखो कार्बोनिल और साइनो दोनों ही सीधे शुरू हो रहे हैं, तो अगले वर्ड पे जाओ, कार्बो और साइनो, तो Y और A पहले आता है ना, तो पहले लिखा जाएगा कार्बोनिल। सो पोटेशियम कार्बोनिल पेंटा साइनाइडो फेरेट 3, फेरेट 2। इसके +3 -3 आएगा ना, -5 उधर गया तो +2 बनेगा, फेरेट 2। बोलो समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? अगला
पेंटा कार्बोनिल आयरन, बस खत्म, न्यूट्रल है ये, तो इसका नाम एज इट इज निकलेंगे पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। सही है। हाँ भाई, अब देखिए इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो इनके नेमिंग के लिए आपको थोड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया होना चाहिए। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहीं पे लिख लेना, ये आपके आगे तक काम में आएंगे। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, ऑल मोनोवेलेंट कैटायंस, मोनोवेलेंट कैटायन जिनके ऊपर कितना चार्ज होता है +1, जनरली हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2 and 4 एक्सेप्ट Ag+ जिसका हमेशा कितना होता है 2, एंड Cr+ जिसका हमेशा कितना होता है 6। ठीक। मोनोवेलेंट के बाद कौन आते हैं डाइवेलेंट। ऑल डाइवेलेंट कैटायंस जनरली कितना रखते हैं आपका 4 and 6, लेकिन इसमें कौन कौन नहीं होता है एक्सेप्ट Pt+4 एंड Pd+4 जिनका हमेशा क्या आता है आपके पास 4। चलिए डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो जितने डाइवेलेंट कैटायन जनरली क्या होता है उनका 4 and 6 होता है एक्सेप्ट Pt+4 एंड Pd+4 है ना। उसमें कुछ एक छोटे मोटे एक्सेप्शन चलते हैं, जैसे एक कंपाउंड होता है H2PtCl6। तो हम जनरल की बात कर रहे हैं, मोस्टली आपको इनके 4 के मिलेंगे, कुछ एक में क्या मिलता है ये आपके पास 6 भी शो कर सकता है। तो अपन लिख लिया 4 and 6 होते हैं। Pt+4 Pd+4 के जनरली क्या होते हैं 4 होते हैं, और जिनके 4 कोऑर्डिनेशन वाले होते हैं ना, 4 कोऑर्डिनेशन वाले वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं स्क्वायर प्लेनर। ऐसे आप देखें, आप आ जाएं ट्राइवेलेंट पर, तो जनरली ट्राइवेलेंट कैटायंस हैव कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू +6। ठीक है, बट Au+3 में 4 and 6 दोनों हो सकते हैं, बट जनरली जो होते हैं बाकी सबके वो क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं। इससे आप बहुत सारा आइडिया लगा सकते हो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, और उनको आसानी से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी जो ज्योमेट्री उसके बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है Pt_NH3, इनके क्या है, ये इनके जब दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं तो आप आसानी से इनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते हो, तो इस पर आपको ध्यान देना होता है। Pt_NH3 PtCl4। ठीक है, अब यहाँ Pt कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, Pt कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में Pt का क्या आता है, कहाँ गया, डाइवेलेंट है ना ये, Pt+2 है, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, तो +2 के लिए सारा हुआ है, तो +4 लिख दिया मैंने गलती से। +4 में तो सारे 6 शो करते हैं ना, तो एक्सेप्शन नहीं है। 4th आप चाहो तो ऐड कर देना, ऑल टेट्रावेलेंट शो +6, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। ये डाइवेलेंट था, गलती से मैंने Pt से मैंने H2PtCl6 लिखा, तो Pt+2 Pd+2 हमेशा क्या शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करेगा। तो आप देखें Pt यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो पक्का ये +2 होगा, ये यहाँ पर भी क्या होगा +2 होगा। अब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, और तो दोनों की नेमिंग करो। पहले कैटायन का नाम क्या बनेगा, टेट्राअमाइन प्लेटिनम। कैटायन है ना ये, चार्ज क्या है इसके ऊपर, ऑक्सीजन स्टेट क्या है +2, फिर आप लिखोगे टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट, ये क्या बन जाएगा 2। सही है, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 में जनरली क्या आता है, कोबाल्ट तो +3 आएगा, चेंज किसका होता है सिर्फ Au का होता है, तो ये कितना आएगा +3, ये कितना +3, क्या बनेगा हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3rd, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3rd। कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा केस और आता है, उनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, तो अगर आपके पास कोई ब्रिजिंग लिगेंड है, ऑल्दो ये आपसे पूछ नहीं सकता, मेंस में बहुत रेयर केस से पूछ लें, पर फिर भी कवर कर लेते हैं जितना पढ़ा है। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स आप एक प्रीफिक्स यूज करते हो, म्यू इज यूज्ड। ठीक है, और एक ब्रिजिंग में ना आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, जिसका बहुत बड़ा तरीका है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपने कॉपी कर लिया क्या,
जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको, देखिए जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये है आपके पास NH3 होल 4 CO OH CO, इधर आपके पास आएगा OH CO EN होल ट्वाइस, ठीक है, और साथ में क्या आ गया Cl4। अब आप देखो, आपको इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, ठीक है। अभी तो क्या मैंने दोनों सेम ही रख दिए, तो एक काम करते हैं, इसको OH कर देते हैं, इसको NH2 कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब नेमिंग करते टाइम क्या करना था, आपको लेफ्ट टू राइट चलना होता है। पहली चीज़ ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा है 4 और 2 6, 4 और 2 6 दोनों तरफ। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो Cl4 माइनस है, 4 माइनस को बैलेंस करने पे +4 आएगा। मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, बहुत छोटी सी है ना। +4 आ गया ना, उसको दोनों पे आधा आधा बांट दो, तो बताओ इस पर कितना आएगा, +2, इस पर आ गया +2। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब इस वाले पे चार्ज कितना होता है, -1, तो -1 दोनों से मिलाकर आया ना, तो आधा आधा बांट दो, 0.5 इसको और 0.5 इसको। इस पे भी कितना होता है, -1, तो 0.5 इसको और 0.5 इसको। बताओ जोड़ो, इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, +3, इस पे भी कितना आ गया, +3। या फिर आप कोऑर्डिनेशन नंबर से निकाल सकते हो, 6 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, तो 3 आएगा। अब यहाँ से लिखना शुरू करो, तो नाम क्या बनेगा इसका, टेट्रामाइन कोबाल्ट म्यू हाइड्रोक्सीडो अमीडो। अमाइड होता है NH2 माइनस, तो इसको बोलेंगे अमीडो। तो ए पे लाएगा तो म्यू अमीडो, सॉरी कैपिटल कुछ भी नहीं आता, मैं लिख दिया गलती से, म्यू हाइड्रोक्सीडो, फिर बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड, सॉरी यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा थर्ड, फिर क्या लिखोगे आप, क्लोराइड। समझ पा रहे हो? तो इस तरह बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर मान लो, जैसे मान लो Cl3 होता, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसी कॉम्प्लेक्स में, ये तो बना लिया ना आप लोगों ने, अब इसी में इतना चेंज करता हूँ। देखो मैं NH3 होल 4 COOH, और ये बन जाएगा NHCO, ठीक है, ये बनेगा EN होल ट्वाइस और Cl3, ठीक है। अब ऑक्सीजन स्टेट निकालें, बताओ 3 Cl के लिए +3 को आधा आधा बांटो, इसके पास 1.5, इसके पास, इसकी वजह से 0.5, ये होता है NH2 माइनस। देखो NH3 होता है अमाइन, NH2 माइनस होता है अमाइड, और NH2 माइनस होता है इमाइड, ठीक है ना, तो होता है इमाइड। तब आप देखो 2 माइनस का +1 इधर, +1 इधर, 1.5 और आधा 2, 2 और 1, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड म्यू ABCDFGH I, H पे लगेगा हाइड्रोक्सीडो म्यू इमीडो बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कर सकते हैं, तो ब्रिजिंग में आ जाए तो नाम क्या आगे म्यू लगाना है, आएगा नहीं, बाई चांस आ जाए तो मैंने आपको सिखा दिया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर यहाँ जो है उनका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो चार्जेस का, और आप ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक और होता है पर अपने सिलेबस में नहीं है, वो कुछ η⁴x वाला रूल होता है, तो अपन पढ़ चुके, एडवांस में काम आए तो आए, वो भी नहीं आएगा। इतनी सफिशिएंट है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट है नेमिंग। तो नेमिंग के बाद हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए, इसमें सबसे पहले हम सीख लेते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो देखो, वर्नर ने जब अपनी थियरी दी थी बॉन्डिंग की, तो उसने बहुत सिंपल तरीके से बोला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक कैसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी कौन सी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है
वो क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन है वो किसको करस्पॉन्ड करती है? प्राइमरी वैलेंसी को, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किसको करस्पॉन्ड करता है? सेकेंडरी वैलेंसी को। अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे, इतने सारे आपने कॉम्प्लेक्स देख लिए, ऑक्सीडेशन जो आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो एक नेगेटिव लिगेंड की वजह से या फिर पॉजिटिव लिगेंड की वजह से आता है। जैसे हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स लिख दूं मैं CONH3 होल ट्वाइस Cl4 और लेट्स से या Cl, चलो 4 और यहाँ लिख लेता हूँ मैं Cl एक बार के लिए। तो बताओ इसका ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे? ये तो न्यूट्रल, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। रोल किसका है? इस Cl का और इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर में। तो जो भी आपके नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज यानी चार्ज लिगेंड्स हैं, उनकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ठीक है, सो इट इज सेटिस्फाइड प्राइमरी से कौन सेटिस्फाइड करते हैं? सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। मेनली नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स ही होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होगा ना वो भी अंदर आएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। जबकि ये सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय बोथ न्यूट्रल और चार्ज लिगेंड्स। तो इसको न्यूट्रल लिगेंड्स भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और चार्ज लिगेंड्स भी क्या कर सकते हैं? इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये जो होती है ये आयनाइजेबल है, ठीक है, एंड नॉन डायरेक्शनल, जो आयनाइजेशन स्फीयर बनता है अपना। और ये कैसी होती है आपकी? नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल, रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। ठीक है, फिर इसने बताया था कि इसको डिनोट करते हैं डैश और इसको डिनोट करते हैं डैश लाइन बोल दो, और इसको डिनोट करते हैं बाय सॉलिड लाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है, कई बार मैं आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स बना के दे दूं, मान लो बताओ कितनी प्राइमरी वैलेंसीज हैं, कितनी सेकेंडरी वैलेंसीज हैं? हाँ देखो, ये NH3 ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये दोनों क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये क्लोरीन सिर्फ प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ओनली प्राइमरी पूछेगा तो Cl ये है, ठीक है। सेकेंडरी पूछोगे तो ये सारे Cl, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से नोटेशन से आपको देखना आना चाहिए कि कौन कौन प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सिर्फ सेकेंडरी को, और कौन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर जैसे आप जानते हैं, अगर मैं कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला है और लेट्स से COCl3.4NH3, ठीक है। और मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स है COCl2.5NH3, ठीक है। और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, गलती कर दी क्या मैंने, CO मेरे पास COCl3 तो है ही, .3NH3 है एक मेरे पास COCl3.5NH3 है और एक मेरे पास COCl3.6NH3 है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, बताओ इनमें से इन सब की रिएक्शन मैंने करवाई AgNO3 के साथ। किसके साथ करवाई? AgNO3 के साथ। बताओ इनमें से कौन कौन कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट करेगा? कौन कौन कितने मोल? ये 3 मोल, वेरी गुड, 3 मोल।
ये भी 3 मोल, और नंबर हो गए गोल, नंबर हो गए चपटे माइनस में। पहला 1 मोल, दूसरा 0, 2 मोल, 3 मोल। वेरी गुड। सारा खेल है, ये आपको याद नहीं रखना, आपको तो कॉम्प्लेक्स बनाना आता है ना, ठीक है। ये आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड अंदर ही आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेटिस्फाई करेगा। बताओ यहाँ सब जगह कोबाल्ट +3 स्टेट में, तो आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाना है, इसका बनाना है। तो क्या बनाओगे, CO जितने भी NH3 है वो तो अंदर ही आएंगे। बताओ +3 में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6, अभी भी सिखाया था, ठीक है। तो 2 Cl अंदर ही आने चाहिए और 1 Cl आ जाएगा बाहर। आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर एक ही Cl है, तो इससे आपको 1 मोल AgCl मिलेगा। 6 बनाना है तो सारे NH3 अंदर और 6 के लिए सारे Cl भी अंदर, नो PPT। बताओ सारे NH3 अंदर और 1 Cl अंदर बचेगा, तो 6 कोऑर्डिनेशन में पूरा करना है, बाकी के 2 Cl बाहर। बताओ कितना, ये पता है ना सबको, टूट के 2 मोल Cl- देगा, दिख रहा है। और ये वाला, इसके तो सारे ही NH3, ये कितना देगा? 3 मोल। समझ पा रहे हो? ये अपने आगे चल के फिजिकल में भी काम में आते हैं। ये जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, तो वहाँ इनसे जैसे आप देखोगे ये 2 आयन दे सकता है, ये 0 आयन देगा, ये 3 आयन देगा, ये 4 आयन देगा, तो नंबर ऑफ आयन। अच्छा आपसे पूछूं, हाँ क्या? डैश डैश डैश, ये तो पूरा ही डैश है। ये तो सेकेंडरी प्राइमरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सिर्फ सेकेंडरी को सेटिस्फाई, प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो। सही है। फिर देखें एक और छोटी चीज, मैं आपसे इसी क्वेश्चन में दोबारा पूछूं, बताओ इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? इसको नाम देते हैं 1, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3, इसको देते हैं 4। बताओ इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। कैसे? नंबर ऑफ आयंस। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा वही क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। बोलो सही बात है। चलिए अब मैं थोड़ी सी परंपरा तोड़ने जा रहा हूँ। ये तो गई आपकी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इसमें इतना ही होता है, आपको पहचानना होता है कि कौन सा आपके पास आयनाइज होगा पार्ट और कौन सा पार्ट आयनाइज नहीं होगा। इसके बाद जनरल लोग पढ़ाते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आप पहले पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खुद सारा काम किससे लेती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, CFT से। तो मैं आपको पहले सिखाऊंगा CFT, ठीक है। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं हम, उससे सीख के हम सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहीं पे काम में ले लेंगे, ठीक है। तो अपने दोनों थ्योरी एक साथ कंबाइन हो जाएगी, आपको दिमाग में रखना, इतनी चीज़ें रटनी पड़ जाएगी ना, आपको आप परेशान हो जाओगे। कोऑर्डिनेशन में ये प्रॉब्लम है लोगों की, वो पहले वो रटते हैं, फिर बाद में रीजन देखते हैं, लोग सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है एक साथ में। तो मन VBT, लेट इट गो टू भाड़। भाई भाड़ से तो वापस ला सकते हैं ना, हेल में चली गई तो हम थोड़ी जाएंगे हेल में। चलिए तो देखते हैं क्या होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और कैसे ये काम करती है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पता होनी चाहिए। कभी कभी थियोरेटिकल फॉर्म में आपसे पूछ लेता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इट अज्यूम सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, है ना, चार्ज लिगेंड्स एज पॉइंट चार्जेस। अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो उनको हम डाइपोल कंसीडर करते हैं। याद है डाइपोल? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव लिगेंड को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और न्यूट्रल लिगेंड को क्या कंसीडर करते हैं? डाइपोल। चलिए दूसरा, इट अज्यूम्स
द इंटरैक्शन बिटवीन CMA and ligand to be purely electrostatic. मतलब सेंटर में एटम और लिगेंड, अभी तक तो हम कह रहे थे दोनों बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये क्या मानती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सेंटर में एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है जनरली, लिगेंड पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है K Q1 Q2 अपॉन R² टाइप्स। समझ रहे हो? कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई बताओ CFT क्या मानकर चलती है चार्जेस को, तो क्या मानकर चलती है पॉइंट चार्ज। न्यूट्रल लिगेंड को क्या मानकर चलती है डाइपोल, और दोनों बीच में कौन सा अट्रैक्शन मान के चलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये कहती है कि इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, या फिर कभी कभी इसको लिगेंड फील्ड भी बोल देती है, ठीक। और कभी कभी एक टर्म यूज करता है सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। क्या? सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। और इन केस ऑफ सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड मतलब सारे लिगेंड चारों तरफ से सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ऑल 5d ऑर्बिटल्स आर degenerate, but in presence of an unsymmetrical ligand field, the degeneracy of d orbitals is lost and they split into, या they split, सिंपल बोल दो, and this splitting is called crystal field splitting। ठीक है? तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब आपके पास एक नॉर्मल आइसोलेटेड एटम में d ऑर्बिटल्स होते हैं तो पांचों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है? अब डिपेंडिंग ऑन लिगेंड्स किधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये थ्योरी बोलती है कि जब सेंट्रल एटम को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सेंट्रल एटम की तरफ लिगेंड्स क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। अब वो किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी को चेंज करेंगे। तो आप समझें नॉर्मली आपके जो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx, dz², dx²। जानते हैं सबको? इनमें से 3 होते हैं नॉन एक्सियल, उनको हम प्यार से बुलाते हैं T2G, बॉन्डिंग को पढ़ाया था मैंने आपको। और 2 होते हैं एक्सियल, ये दोनों एक्सियल हैं Eg, और ये तीनों क्या है? T2G। अभी सबकी एनर्जी क्या है? सेम। अब क्या होगा जब एक अनसिमेट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा तो ये क्या होंगे? अभी तो इस लेवल पर है, जब फील्ड आएगा, सिमेट्रिकल फील्ड आता है, तब तो क्या होता है? सबकी एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ जाती है। चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो सबकी एनर्जी सेम बढ़ गई और सबके सब क्या रहे? डिजेनरेट। लेकिन जैसे एक अनसिमेट्रिकल फील्ड आएगा ये क्या होंगे? स्प्लिट होंगे। स्प्लिटिंग कैसे भी हो सकती है, T2G नीचे आ सकता है और Eg ऊपर जा सकता है, या फिर T2G ऊपर जा सकता है और Eg नीचे आ सकता है। तो स्प्लिटिंग कब और कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड मेटल को किधर से अप्रोच कर रहा है, किससे किधर से अप्रोच कर रहा है। तो अभी आप सीख जाओगे, कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, समझना। अगर आप समझने फोकस करोगे तो याद कुछ भी नहीं रखना है। जैसे मैं आपके सामने लेकर चलता हूँ कि मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। ऑक्टेल ज्योमेट्री तब बनेगी। जानते हो ऑक्टेल ज्योमेट्री कैसी होती है दिखने में? ऐसे ना, एक मेटल बना देता हूँ, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, इस तरह से स्क्वायर प्लेन बनेगा। एक लिगेंड ऊपर से और एक लिगेंड
नीचे से। समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स को देखूं ऑक्टाहेड्रल, तो मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो बताओ ये कौन सी एक्सिस होगी? वाई। बताओ ये कौन सी एक्सिस होगी? जेड। सही है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग, यहां लिखते हैं कि भाई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन octahedral complex, ligands approach CMA along axis या along coordinate axis। बोला ऐसा होगा? तो इससे क्या होगा? लिगेंड जब अप्रोच करेगा, सो द एनर्जी of those orbitals whose lobes lie along axis, यानी बेसिकली आपके कौन से ऑर्बिटल्स? एक्सियल ऑर्बिटल्स will be increased। अब आप देखो, जैसे मैं आपसे बात करूं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बताओ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इसकी लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग लाई करती है, होता है। बताओ dz स्क्वायर का इसकी लोब्स z एक्सिस के अलोंग। तो आप देखो लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो जो आपका dxy है, dxy की लोब तो बीच में लाई कर रही होगी। तो बताओ ये इस वाले लोब पे ज्यादा रिपल्शन लगाएगा या इस वाली पर? मान लो लिगेंड आ रहा है यहां से, इसको डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, बताओ इस पे रिपल्शन ज्यादा लगाएगा, इस पे ज्यादा लगाएगा? जिस पे हेड ऑन आ रहा है। तो लिगेंड जब एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है तो ये उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को बढ़ा देगा जिनकी लोब्स कहां लाई करती है? एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल हैं वो तो एनर्जी में कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर, और बाकी के क्या पहुंच जाएंगे? नीचे। तो बाकी के नीचे कैसे पहुंचते हैं? देखो ये आपके पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये पहले एनर्जी में उठे और एक मीन लेवल पे पहुंच गए, तो ये मीन लेवल ये मान लो आप, नीचे से उठे, जैसे वहां से उठे और मीन लेवल पे आ गए। अब ये मीन लेवल जो होता है इसको हम बेरी सेंटर भी बोलते हैं, सही है। अब यहां से क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? फिक्स। जितनी एक की दो की बढ़ेगी उतनी ही क्या होगी? बैलेंस करने के लिए उतनी एग्जैक्टली उतनी नहीं, पर उसको टोटल को बैलेंस करने के लिए वो क्या चले जाएंगे? नीचे। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग में क्या होता है? आपके दो ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल तो पहुंच जाते हैं ऊपर, और T2G कहां पहुंच जाते हैं? नीचे। तो इस तरह से 5 जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए, EG दैट इज योर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और T2G जिसमें आपका dxy, dyz और dz लाई करेगा। तो ये जो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा O। क्या बोलते हैं? डेल्टा O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। कौन सा फील्ड? ऑक्टाहेड्रल फील्ड। समझ पा रहे हैं? तो जब का मीन लेवल है, मीन लेवल से, मीन लेवल होता है 0 पर, तो ये इससे 0.6 डेल्टा नॉट ऊपर, या फिर आप इसे 3/5 डेल्टा नॉट भी लिख सकते हो। और ये जो है मीन लेवल से 0.4 डेल्टा नॉट नीचे, जिसे आप 4/5 डेल्टा वो भी लिख सकते हो, नहीं सॉरी 2/5 डेल्टा वो भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे नेगेटिव में आ गया और ये ऊपर क्या चला जाएगा? पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव में काउंट होगा और ये वाला क्या होगा? नेगेटिव में काउंट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में EG ऊपर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जब वो अप्रोच करेगा तो वो उनकी एनर्जी बढ़ाएगा जिनकी लोब्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि अप्रोच ही एक्सिस के अलोंग कर रहा है। वहीं अगर आप टेट्राहेड्रल फील्ड में चले जाओ, कौन से में चले जाओ? टेट्राहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा भाई? देखो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री तो आप सभी जानते हो। अच्छा, टेट्राहेड्रल बनेगा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। तो मान लो सेंटर में डाटा में, बताओ ये एंगल कितना होता है? 109 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैंने इसको x एक्सिस मान लिया तो y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी और z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर इधर कहीं आ रही होगी। तो बताओ अब लिगेंड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं क्या?
मान लो एक अप्रोच कर रहा है, बाकी सारे तो नहीं कर रहे ना। इसका मतलब यहां पर लिगेंड्स कैसे अप्रोच करेंगे? लिगेंड्स अप्रोच इन बिटवीन एक्सिस, बोलो करेंगे। अब ये उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ाएंगे जिनकी लोब्स बीच में लाई कर रही। बताओ बीच में किसकी लाई करती है? इस बार T2G जाएंगे ऊपर और EG का आएंगे नीचे। तो देखें इस बार फिर से स्प्लिटिंग होगी और इस बार T2G चले गए ऊपर और EG आ गए नीचे। ये जो एनर्जी गैप है इसको हम बोलते हैं डेल्टा T। क्या बोलते हैं? डेल्टा T क्या हो जाएगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। और इसको उल्टा कर देना, ये 0 है ना। अब ये 0.4 डेल्टा T ऊपर चला जाएगा और 0.6 डेल्टा T नीचे आ जाएगा। समझ पा रहा है मेरी बात को? चलिए तो इसे कॉपी करें, फिर छोटी छोटी चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में मैं आपको। हो गया? चलिए फिर एक छोटा सा रिलेशन, ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। जो आपके पास स्प्लिटिंग एनर्जी है दोनों फील्ड की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो ना नंबर ऑफ लिगेंड्स पर डिपेंड करती है और उनके इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। बट अभी आप एक तो ये याद रख लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास कराऊंगा मैं आपको। डेल्टा T इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा O, यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो टेट्राहेड्रल से क्या होती है? हमेशा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ 6 लिगेंड होते हैं, यहाँ पर सिर्फ कितने होते हैं? 4। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होगी, टेट्राहेड्रल की कम होगी। और इसका रिलेशन क्या होता है? डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है? 4/9 ऑफ डेल्टा O। इसको आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या था? 3 ऊपर और 2 नीचे, सो 3/2 ऑफ डेल्टा T। और यहाँ डेल्टा O थी, उसका क्या होगा? 2 ऊपर और 3 नीचे, तो ये डेल्टा O, दोनों को इक्वेट कर लो तो ये 4/9 बन जाएगा। ठीक है? बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप तो ये याद रखें डायरेक्टली। इसको कैसे करते हैं मैंने डिटेल में थ्योरी में पढ़ाया हुआ, बड़ी जरूरत नहीं है, याद रखना है आपको एक चीज़। दूसरा हम एक सीखते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, एक टर्म यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। 2 तरह के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं? विच कॉजेज मोर स्प्लिटिंग, या फिर आप सिंपल बोल दो हैव हायर CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं? विच हैव लोअर CFSE। CFSE मतलब ये, अगर एक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या करेगा? ज्यादा, और अगर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या करेगा? कम। मतलब वो डेल्टा T की वैल्यू बदल देगा ओवरऑल। ये रेशियो तो सेम रहेगा बट डेल्टा T की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसके लिए डेल्टा T छोटा आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके लिए डेल्टा T क्या आएगा? बड़ा। तो कौन सा लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग कर रहा है उसके बेसिस पर हम उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड। इसके लिए एक ट्रिक चलती है अपनी। द ट्रिक इज, ये आपके पास आयोडीन है I-, तो उसके साथ ना इतना बुरा था, ठीक, तो इतना बुरा था में आएगा SCN-, थायोसाइनेट। तो इतना बुरा मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक, Cl-, S2-, NO3-, फिर आपके पास F-, फिर आएगा OH-, फिर आएगा CH3COO-, फिर आएगा C2O4-2-। फिर यहाँ पे आएगा वाटर H2O। ठीक, तो देखो इसे कैसे याद रखते हैं? बहुत सिंपल से ट्रिक है। ये होता है इतना बुरा था, ये होता है कालू, ये होता है शामू, नाई, नाइट्रेट मतलब नाई। ठीक है, ध्यान रखना 2 N आएंगे, एक NO2- आता है, NO3- पीछे आएगा, NO2- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। ठीक है, फूले हाथ, हाइड्रोक्सी से आ गया हाथ, एसीटेट से ऐसे, ऑक्जेलेट से उसके, फिर यहां पे लिख देते हैं पानी भरा हो जैसे। ठीक, फिर इसके बाद आता है NCS,
इसको हम बोलते हैं नवीन चंद्र सक्सेना। इन दिनों में आता है EDTA, सॉरी इन दिनों नहीं, इधर ये कौन आ गया, EDTA। फिर आता है अमोनिया, NH3 और पिरिडीन, इसको हम बोलते हैं अमन पाने के लिए। फिर आता है EN और डिपाई, इसको हम बोलते हैं इन दिनों। फिर आता है NO, फिर आता है CN और फिर होता है CO, इसको हम बोलते हैं नौसेना कोर्ट के, बाकी तो बस कंप्लीट करने के लिए चक्कर लगा रहा है। नहीं, ये मेरे फ्रेंड की है, मैं यूज़ करता हूँ विद दिस परमिशन। तो बहुत पहले सिखाई थी उन्होंने मेरे को, तब से थोड़े बहुत चेंजेस मैंने अपनी तरफ से डाल दिए इसके अंदर। बट आप ये ध्यान रखें, हल्का फुल्का आप आइडिया ले सकते हो, पर ये ना CO हो गया, CN हो गया, NO हो गया, है ना, अमाइन हो गया, मतलब वाटर से पहले वाले क्या होते हैं अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और उसके बाद वाले सारे क्या होते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, डोनर टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो तो स्ट्रेंथ में जो कार्बन डोनर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा। फिर आपके पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन डोनर, फिर कौन से आते हैं, ऑक्सीजन डोनर, सबसे लास्ट में आते हैं आपके पास हेलोजन एंड सल्फर डोनर। तो उनकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, बट ये बेसिक क्राइटेरिया है आइडिया लगाने के लिए। एक्चुअल तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हो, ऐसे स्प्लिटिंग रिकॉर्ड की जाती है और उसके बेसिस पर स्ट्रेंथ की बात की जाती है। ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये 3-4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन याद रखें। देखें CO, CN, NN वाले सारे, N न्यूट्रल वाले सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो याद हैं। तो बाकी सारे आपके लिए क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड। अब इसमें कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शंस चलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं CO3+ के लिए ऑल ऑक्सीजन डोनर्स वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बाकी फिर अपन अब नेक्स्ट क्लास करते हैं, आज अपन इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमने स्प्लिटिंग सीख ली है, अब इसमें फिलिंग सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, फिर हम हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। सारी VBT हम यहीं पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।